AVP 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होंगे। ऐसा पहली बार होगा कि कोई राष्ट्रपति गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। 13 मार्च को 3 दिवसीय दौरे के लिए राष्ट्रपति वाराणसी पहुंचेंगे, जिस दौरान वो श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद मां गंगा की आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 13 से 15 मार्च तक राष्ट्रपति मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे पर भी जाएंगे। राष्ट्रपति मां गंगा की आरती में शामिल होने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। आयोजन को खास बनाने के लिए मां गंगा की दैनिक महाआरती 9 अर्चकों से होगी। इस गंगा आरती में रिद्धि सिद्धि के रूप में 18 कन्या मौजूद होंगी, जो इस महाआरती को और भव्य रूप प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति की मौजूदगी के लिए भव्य आरती के लिए गंगा सेवा निधि ने भरपूर तैयारियां की हैं। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र के अनुसार राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम की सूचना मिलते ही तैयारियां शुरू हो गई थी। मां गंगा की आरती में अब तक कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री भी 3 बार आरती में शामिल हो चुके हैं। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने अब बंगाल की ओर कूच किया है और वहां संयुक्त किसान मोर्चा संगठन के नेता नागरिकों से बात कर उन्हें भाजपा को वोट न देने के लिए समझा रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को सबसे ज्यादा दिन हो गए हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को प्रतिदिन तेज कर रहे हैं और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब किसान नेता राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं। जैसा पहले किसानों ने कहा था कि वह इस आंदोलन को किसी राजनीति का हिस्सा बनने नहीं देना चाहते, इसलिए वह किसी भी नेता को अपने आंदोलन में शामिल नहीं होने देंगे। वहीं अब आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे ही इसका रुख भी बदलता जा रहा है और किसानों ने आंदोलन के साथ साथ अब राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया है। कई विपक्षी नेता किसानों की महापंचायत को संबोधित करने आ चुके हैं। तो वहीं बंगाल में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जहां सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वहीं अब किसान भी इस दौड़ में भाग लेना चाह रहे हैं, जिसके मद्देनजर किसान नेताओं ने अब भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बंगाल के सभी नागरिकों से बात कर उन्हें भाजपा को वोट न देने के लिए समझाना शुरू कर दिया है। किसानों की योजना है कि बीजेपी का बहिष्कार कर मोदी सरकार का दम तोड़ा जाए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस रणनीति के तहत आज बंगाल पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह नंदीग्राम और कोलकाता में रैली करेंगे। इसके साथ ही महापंचायत में भी राकेश टिकैत शामिल होंगे। शुक्रवार को आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताओं ने बंगाल के किसानों को संदेश देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को वोट न करें और पार्टी का बहिष्कार करें। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, असुद्दीन ओवैसी भाजपा पर अक्सर हमलावर रुख अपनाए हुए रहते हैं। कृषि कानून के विरोध में सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है और उन्हें जनता के लिए हिटलर बताया है। वहीं भाजपा को टक्कर देने के लिए ओवैसी ने बिहार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव लड़ा था, जहां उनको 5 सीटें मिली थी। इसी के मद्देनजर इस बार वह फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लोगों को संबोधित करते हुए द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के कांग्रेस के साथ गठबंधन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि डीएमके धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बताएं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया है। शिवसेना के नेता और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि उन्हें गर्व है कि शिवसेना ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए त्याग किया। ओवैसी ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज डीएमके भी शिवसेना से सहमत है? मुझ पर और दिनाकरन साहब पर आरोप लगाया जाता है कि मैं भाजपा की बी टीम है, लेकिन शिवसेना को सत्ता में मदद करने वाली कांग्रेस खुद डीएमके के साथ बैठी हुई है। ओवैसी ने पूछा कि क्या डीएमके मुझे धर्मनिरपेक्षता की अपनी परिभाषा बता सकती है? कमलेश महाराज में शिव
शिवसेना का समर्थन कर रही है। डीएमके के मुताबिक शिवसेना धर्मनिरपेक्ष है। वहीं आगे एआईएडीएमके पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अब मैडम जयललिता की पार्टी नहीं रही। उन्होंने अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से हमेशा दूर रखा। दुर्भाग्य से एआईएडीएमके के अब प्रधानमंत्री मोदी की गुलाम बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हमला किए जाने को लेकर बंगाल सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग के मुख्य सचिव से और जानकारी मांगी गई है। ममता बनर्जी पर हुए हमले के मद्देनजर पार्टी के 6 सांसद चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में आयोग ने और जानकारी मांगी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी के अनुसार ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने चुनाव आयोग के एक और स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट शनिवार शाम 5 बजे तक साफ नहीं होगी। विवेक दुबे और विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक अभी इस घटना के साथ अन्य मामलों से संबंधित यात्रा पूरी करने के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान 10 मार्च को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बिरोलिया बाजार में ममता बनर्जी चोटिल हो गयी। ममता बनर्जी ने 4-5 लोगों द्वारा धक्का दिए जाने से चोटिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि इस समय ममता बनर्जी को कोलकाता स्थित SSKM अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें 48 घंटे और निगरानी में रखना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी को 1 हफ्ते बाद के लिए बुलाया गया है। इस महीने के अंत तक 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने भाजपा की होने वाली बैठक से पहले कहा, पार्टी के 2 चरणों के लिए चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर फैसला कर लिया गया है। सभी राज्यों में चुनाव में सबसे ज्यादा अहमियत और सियासत बंगाल चुनाव में देखी जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सारी ताकत झोंक दी है। एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री को सदन से छुट्टी मिल गई है, तो अब बंगाल में केंद्र सरकार को घेरने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत नंदीग्राम और कोलकाता में रैली करेंगे। भाजपा ने भी अपनी कमर कस ली है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है। उनके पास स्टार प्रचारक दे रहे हैं, वह घबराए हैं और नए तरीके ढूंढकर लोगों की सहानुभूति जुटाने का प्रयास कर रही हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके की ओर से घोषणा पत्र जारी करने से पहले पार्टी के अध्यक्ष एमके स्टालिन पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं, तो वहीं डीएमके ने पुडुचेरी के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भाजपा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री के साथ साथ जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्री पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के अनुसार कांग्रेस पार्टी दिल्ली में उम्मीदवारों की सूची की जल्द ही घोषणा करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर मंथन के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई है। आपको बता दें, आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से पश्चिम बंगाल राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस राज्य में पिछले 10 साल से टीएमसी राज करती आ रही है और ममता के गढ़ को हिलाने के लिए बीजेपी सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए बीजेपी सरकार के दिग्गज नेताओं ने राज्य के अलग अलग इलाकों में जनता को संबोधित किया और उन पर वादों की बौछार की। उधर टीएमसी भी अपने गढ़ को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद अपना रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, चुनाव के शुरुआती चरणों के लिए हमने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। हम तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। लोग ममता बनर्जी के विसर्जन के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 59 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी। अब शेष सीटों पर नामों
नामों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। इन राज्यों में मतदान 27 मार्च को शुरू होगा और 29 अप्रैल को समाप्त होगा। इसके नतीजे 2 मई को आएंगे। वहीं चुनाव में नया ट्विस्ट डालते हुए बीजेपी नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, राज्य में लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, अब उनके पास स्टार प्रचारक भी नहीं है। वो घबराई हुई है, नए तरीके ढूंढकर लोगों की सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। महाराष्ट्र के शेगांव में कोरोना से संक्रमित मरीज कोविड केयर सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे। मरीजों का आरोप है कि उन्हें दोपहर 2 बजे तक खाना नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो सेंटर के परिसर में आकर धरना प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें, टीकाकरण शुरू होने के बाद जहां एक और इस महामारी से राहत मिलने लगी थी, तो वहीं नागरिकों की लापरवाही के कारण महामारी का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंताजनक स्थिति की दस्तक दे रहे हैं। बढ़ते हुए मामलों से एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं लॉकडाउन की आशंकाएं भी बढ़ने लगी हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का जगह जगह पर उल्लंघन हो रहा है। बढ़ते हुए संकट से एक बार फिर से लॉकडाउन लगने के आसार नजर आ रहे हैं और सरकार के लिए चिंता बढ़ गई है। देश की डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन की स्थिति काफी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे व्यापार पर और भी गहरा असर पड़ेगा। पिछले वर्ष इसी महीने में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। एक बार फिर से बढ़ते हुए खतरे के कारण पूर्ण लॉकडाउन लगने के आसार नजर आने लगे हैं। वहीं महाराष्ट्र में हुए कोरोना से संक्रमित मरीज कोविड केयर सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन स्थिति को और भयानक बना सकते हैं, जो कि देश पर बहुत बड़ा असर डालेगा। वहीं इस मामले को लेकर बुलढाणा जिले के अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कहा कि मुझे बताया गया था कि खाना बनाने वाले के सिलेंडर ने काम करना बंद कर दिया गया था, जिस वजह से खाना बनाने में देरी हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि ज्यादा जानकारी के लिए मामले में गहन पूछताछ कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 15,817 नए कोविड-19 मामले सामने आए और 11,344 लोगों को संक्रमण से स्वस्थ हुए। वहीं 56 लोगों की मौत हो गई है। यहां अब तक कुल संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 22,82,191 है और संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 21,17,744 है। वहीं आपको बता दें, भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आए और 140 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,13,33,728 हो गया और इससे अब तक 1,58,446 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केसों की संख्या अब 2,02,022 है और संक्रमण से स्वस्थ हुए मामलों की संख्या 1,09,73,260 है। देश में 16 जनवरी से कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई और अब तक कुल 2,82,18,457 लोगों को वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में शुक्रवार तक कोरोना वायरस के कुल 22,58,39,273 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,40,635 सैंपल केवल कल टेस्ट किए गए हैं। मौसम का मिजाज आज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में हुई बारिश से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। आपको बता दें, ये पतझड़ का महीना चल रहा है और होली भी आने वाली है और ऐसे में मौसम ने करवट बदल ली है। पापड़ सुखाने के मौसम में बारिश हो रही है। कल लखनऊ में बारिश हुई है, जिससे मौसम के तापमान में गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान की माने तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड, हिमाचल समेत
पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। क्लाइमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर के पास दिखाई दे रहा है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 82 स्थित वाटिका सिटी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। शाम करीब 5:30 बजे दिल हिला देने वाली घटना हुई। बता दें, इस बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम थोड़ा ठंड हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी के भोपाल केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद और सागर संभागों के अलग अलग स्थानों पर अभी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में ऊपरी हवा के चक्रवाती दबाव और पश्चिमी राजस्थान पर ऊपरी हवा के संचलन के कारण बूंदाबांदी हुई है। मध्य प्रदेश में रविवार तक एक ऐसा मौसम बन रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए भी अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगामी 2 दिन में राज्य के कई हिस्सों में बारिश व ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 48 घंटे तक राज्य के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर तथा बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं मौसम में बदलाव आएगा। इन जिलों में बिजली चमकने, अचानक तेज हवाएं चलने तथा कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना भी बनी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज भारत के लिए बेहद निराशाजनक रहा। पहले मुकाबले में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेट से बड़ी हार झेलनी पड़ी। आपको बता दें, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम महज 124 रन ही बना पाई थी। वहीं दूसरी टीम ने 15.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली डक आउट हो गए। कोहली 5 गेंद खेलने के बाद आदिल रशीद की गेंद पर क्रिस जॉर्डन को अपना कैच थमा बैठे। यह पहला मौका था जब वह लगातार 2 इंटरनेशनल पारियों में 0 पर आउट हुए। इससे पहले चौथे टेस्ट की पहली पारी में भी कोहली बिना खाता खोले वापस लौटे थे। विराट को इस तरह से 0 पर आउट होने को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने चुटकी लेते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कोहली के आउट होकर वापस जाती हुई तस्वीर पोस्ट करते हुए एक संदेश देते हुए लिखा, अगर आपने हेलमेट पहना है फिर भी आपको ध्यान से चलने की जरूरत है। गौरतलब है कि इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नो बॉल डालने के बाद जसप्रीत बुमराह को लेकर भी ट्वीट किया गया था। इसमें लोगों को लाइन क्रॉस न करने की हिदायत दी गई थी। म्यांमार में सेना द्वारा नागरिकों पर अत्याचार किए जाने के मद्देनजर अमेरिका में बिडेन प्रशासन अस्थायी तौर पर म्यांमार के निवासियों को अमेरिका में रहने की इजाजत देगा। गृह मंत्रालय के सचिव एलेजेंड्रो मायोरकास ने कहा, म्यांमार नागरिकों के खिलाफ सैन्य तख्तापलट में सेना द्वारा हिंसा किए जाने के कारण देश के कई हिस्सों में मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। स्थिति की समीक्षा के बाद म्यांमार के नागरिकों को अस्थायी तौर पर रहने के लिए अमेरिका में नामित किया है, ताकि वहां के नागरिक अमेरिका में अस्थायी रूप से रह सके। म्यांमार के लोगों को टीपीएस के तहत रहने की अनुमति दी जाएगी। अपने देश में अशांति के चलते नागरिक यूएसए में आए हैं। निरंतर हिंसा और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हिंसा से लोग डरे हुए हैं। 11 मार्च से अमेरिका में म्यांमार के लोगों को रहने की स्थिति को विस्तार दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत सैन्य तख्तापलट के खिलाफ शिकार हुए शरणार्थियों के भारत शरण लेने के लिए केंद्र सरकार सतर्क हो गया है। देश में पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ साथ असम राइफल्स को सैन्य तख्तापलट के शिकार म्यांमार के लोगों के आगमन पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।